Hello guys, first time in India, I am going to tell you the importance of BRR. What is BRR? BRR एक इंडिविजुअल टर्म है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया रियल स्टेट हो, चाहे वो कोई भी रियल स्टेट हो। इसमें हम लोग आप लोगों को बताएंगे क्या किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होती है और कितना ये इंडिया में ऑथेंटिक है और किस हिसाब से इंडियन इन्वेस्टर्स भी इसका फायदा उठा सकते हैं। BRR stands for buy, renovate, rent, refinance and repeat। सबसे पहले कोई चीज़ खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसको रेनोवेट करते हैं, रेनोवेट के बाद उसको रेंट पे देते हैं, रेंट के बाद उसको रीफाइनेंस करते हैं और रीफाइनेंस के बाद उसको दोबारा से रिपीट करते हैं। ये प्रोसेस कैसे काम करता है? क्या ये वेल्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा रियल स्टेट में, पर्टिकुलरली इंडियन रियल स्टेट में, और क्या क्या इसमें हर्डल्स आती हैं? साथ साथ में हम लोग आज ये भी डिस्कस करेंगे क्या बिना हर्डल के भी ये काम कैसे किया जा सकता है, प्रोसेस हम लोग कैसे करके और वेल्दी और वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं इन इंडियन रियल स्टेट। सबसे पहले प्रोसेस आता है बाय। एज सपोज वी हैव टेकन 1 करोड़ प्रॉपर्टी एग्जाम्पल। अगर कोई प्रॉपर्टी हम लोगों को 1 करोड़ की आज की डेट में मिलती है, उसको सबसे पहले हम लोगों को देखना है, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर क्या हम लोगों को डिस्ट्रेस डील कैसे मिले। हम लोगों को वो स्ट्रक्चर लेना है जिसमें अभी थोड़ा बहुत काम होना हो और जिसके होने के बाद, जैसे आज अगर हम लोग कोई प्लॉट लेते हैं, प्लॉट पे 25% बना है, ज़्यादा बना है, थोड़ा सा ठीक है पुराना बना है, तो हमको प्लॉट रेट पे मिल सकता है। तो हम लोगों को पहले उसको करना है रेनोवेट। अगर हम लोग उसमें कुछ पैसे लगा के और रेनोवेट करके उसका रेंटल बहुत अच्छा हो सकता है, तो हम लोगों को पहले उसको रेनोवेट करना है। रेनोवेट के लिए पहले हम लोगों के पास फंड्स थे कुछ, हम लोगों ने कुछ पैसे उठाए, कुछ पैसे उठा के प्राइवेट लेंडर से कैसे भी उसको रेनोवेट किया और उसको रेंट कर लिया। जब उसको रेंट कर देंगे प्रॉपर्टी को और वो रेनोवेट हो चुकी होगी, तो उसकी वैल्यूएशन, जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन पहले थी और अब की वैल्यूएशन में बिल्कुल फर्क आप लोगों को दिखेगा। जैसे उसकी वैल्यूएशन होगी इंक्रीज, आप लोग उठा सकते हैं उस पर रीफाइनेंस। रीफाइनेंस की 2 टर्म है, हम लोग 2 टर्म से कैसे भी फाइनेंस को उठा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लैप ले सकते हैं। अगर पहले हम लोग लेते हैं तो वो होम लोन लेते हैं, और अगर बाद में लेते हैं तो लैप लेना पड़ता है। लैप क्या होता है? लैप होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इस मीडियम से, जो मैं मीडियम सिखाने वाला हूं, इससे आपको एट द एंड पता लगेगा कि आपकी जेब से क्या गया और आपकी जेब में क्या बचा। मैं सिर्फ 1 करोड़ की सिंपल कैलकुलेशन इसलिए ले रहा हूं कि वो पॉइंट्स में ना जाए और आपको सिंपल समझ आ जाए। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको मिली 80 लाख रुपए में। 80 लाख रुपए के बाद आपने 20 लाख रुपए उसके रेनोवेशन पे लगाए, आपका रेंटल इंक्रीज हो गया 4% के आसपास। जैसे आपका 4% रेंट इंक्रीज हो गया, 4% रेंट आपको मिलने लगा, आपने रीफाइनेंस लिया। रीफाइनेंस में हम लोग लैप ले सकते हैं। लैप होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, होम लोन से 1 से 1.5% का लैप का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। ये भी इसमें एक हड्डल बन सकती है, बट स्टिल हम लोग उस पर जब लैप उठाएंगे तो लैप उठा के और जो अगली प्रॉपर्टी होगी उसमें वो चीज़ सेम इम्प्लीकेट कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारी जेब से लगा 80 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, 20 लाख रुपए हम लोगों ने रेनोवेशन में लगाए, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, हमारा रेंट आ रहा है 40,000 रुपये। अगर हम लोग इसको जितना लंबा ड्यूरेशन रखें, अगर हम लोग लैप भी लेते हैं तो हम लोगों को करीबन 65 से 70% का लैप मिलता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिलती है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी से हम लोगों ने दोबारा से ले लिए 75 लाख रुपीज़, और वो 75 लाख रुपीज़ हम लोग रिपीट करके दूसरी प्रॉपर्टी में लगा के और फिर वहाँ से इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं। ये प्रोसेस चलते चलते आप लोगों की वेल्थ क्रिएशन होगी। जब भी मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि रियल स्टेट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। इफ यू आर गोइंग टू सी इट लाइक BRR एज एन एग्जाम्पल, तो ये आपकी एक वेल्थ क्रिएशन करेगा। जहां पे आप लोगों के पास, अगर अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर अभी आप लोग किसी घर में रह रहे हैं और आपके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, आपने लोन फारिग कर दिया, आप आराम से रह रहे हैं, तो यू कैन टेक लैप अगेंस्ट इट, ठीक है, जो आके आपको 70 लाख रुपए का लैप मिलेगा, आप उससे दूसरी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी के थ्रू आप अपनी इनकम जनरेशन कर सकते हैं थ्रू रेंटल, और साथ में जो लैप का इंटरेस्ट रेट होगा वो आपका रेंटल से कुछ चला जाएगा,
ठीक है, साथ में आप लोगों की एक प्रॉपर्टी और क्रिएट हो जाएगी। दो तरीके से हम इसको रीफाइनेंस कर सकते हैं। दूसरा ओडी लिमिट होती है, अगर किसी को अपना काम करना है, कुछ और सेटल करना है, तो हम रीफाइनेंस जो है वो ओडी के थ्रू भी कर सकते हैं। ओडी में भी इनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड दो टाइप के होते हैं। अगर आप सिक्योर्ड लोन लेते हैं, ठीक है, तो सिक्योर्ड लोन आपको एक बार में दिया जाता है, उसकी एनुअल फीस कुछ लगती है, जो जो आप विड्रॉ करेंगे उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ओडी लिमिट भी आप लोगों की आप ले सकते हैं, बट ओडी लिमिट मैं उसी को सजेस्ट करूंगा जिसका पर्सनल काम है या कुछ बिजनेस है। इनसिक्योर्ड लोन, इनसिक्योर्ड वही ले, अदरवाइज लैब की तरफ आप जाके इस तरीके से अपनी इनकम जनरेशन में हेल्प कर सकते हैं। BRRR इंडियन रियल एस्टेट में किस लिए बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म गेम्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। जैसे ही आप इनकम जनरेशन, वेल्थ जनरेशन की तरफ जाएंगे, वहाँ पे आपको इस की जो अहमियत है, इस जो पूरे प्रोसेस की अहमियत है, वो आपको पता लगेगी। इसकी सबसे बड़ी हर्डल ये भी रही है क्या, इसमें काफ़ी टाइम तक अगर कोई अपार्टमेंट लीज नहीं होता है या कुछ नहीं होता है, तो उसका खामियाजा भी प्रॉपर्टी ओनर को भुगतना पड़ता है। और भी काफ़ी हर्डल्स रही हैं इस मेथड। अगर आप लोग और डिटेल्ड वीडियो इसी टाइप की चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते रहेंगे अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद।